हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं, इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, कुछ अदर टॉपिक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे मिश्रित कृषि। तो इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। जो चारे की फसलें होती है वह मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। चाहे वह पशुपालन हो या फसल हो, दोनों को इक्वल समझा जाता है, समान महत्व दिया जाता है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुक्कुर आय के मुख्य स्रोत हैं। सस्यावर्तन एवं कृषि में अतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सब जो होते हैं आय के मुख्य स्रोत हैं, जो सस्यावर्तन में अतः फसली कृषि के लिए मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आगे देखते हैं हम। अब सेकंड नंबर पर देखते हैं डेयरी कृषि। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं का पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है। क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो। इनमें भी कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो। तो यह भी जो तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो पशुपालन है यह भी एक बहुत मेहनत का काम है और रेगुलर करना पड़ता है इसको। तो देखते हैं, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग और पाश्चुरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। तो वाणिज्य डेयरी कृषि तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। वाणिज्य डेयरी कृषि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। दूसरा कनाडा एवं तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया है, जैसा कि चित्र संख्या 5.16 में दिखाया गया है। अब तीसरा देखते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो कि उत्तरी दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीसिया के अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। जो अंजीर और जैतून होता है यह भी भूमध्य सागरीय कृषि का एक उदाहरण है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र है।
स्विट्जरलैंड में एक अंगूर का बाग। अब आगे देखते हैं। बाजार बाजार के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि। बाजार के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि। तो इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे कि सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों द्वारा नगरीय केंद्रों जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। इनमें गहन श्रम एवं अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी कृषि में उपयोग होता है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल, विशेषतः ट्यूलिप, एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है, वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। अब देखते हैं, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, जिसमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं। इन्हें बाड़े पर कारखानों में तैयार बनाए बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां कुकुर एवं पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कृषि करने वाले संगठनों के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियां जो कृषि में सहायक होती हैं से प्रभावित होता है। अब देखते हैं सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। सहकारी कृषि, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अछूड़ रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों सभी चीजों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। अब देखिए, सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। अब देखते हैं सामूहिक कृषि, जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप एग्रीकल्चर, ग्रुपिंग। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल जो सामूहिक कृषि होती है, इसको सोवियत संघ में कोल खहोज नाम दिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे आप कि जो सामूहिक कृषि है वहां पर किस नाम से जाना जाता है सोवियत संघ में, तो वहां होता है कोल खहोज नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। अब
अगला पॉइंट है, जो अगला टॉपिक आपका है खनन। खनन मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई। खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लौह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता चला गया खनन का। अब देखते हैं खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। खनन कार्य की लाभप्रदता को दो बातों पर जो खनन कार्य की लाभप्रदता है, दो बातों पर निर्भर करती है। कौन सी दो बातें हैं? भौतिक कारक, जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है आर्थिक कारक, जिसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उनका उपयोग, अवसंरचना के विकास के और संरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है। अब देखिए खनन की विधियां। खनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनको देखते हैं हम। उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार हैं, एक धरातली, दूसरा भूमिगत खनन। पहला खनन धरातली, दूसरा भूमिगत खनन। तो धरातली खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुधारात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। जब अयस्क जो होता है अत्यधिक मान लीजिए गहराई में होता है, तब वहां पर कूप की खनन किया जाता है, जहां से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली हैं। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट यानी बेधक, वर्मा माल ढोने की गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीली गैस से आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने का एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। जबकि विकासशील देश अपने विशाल विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न को। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। गेहूं रोपण फसल नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका डेनमार्क। तीसरा प्रश्न है कि फूलों की कृषि जो फूलों की कृषि है कहलाती है। इसका सही उत्तर हो गया मिश्रित कृषि। जो फूलों की कृषि होती है वह मिश्रित कृषि की श्रेणी में आती है। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास
यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोपड़ कृषि, प्लांटेशन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसेदार फलों की कृषि की जाती है? जो निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसेदार फलों की कृषि की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, भूमध्य सागरीय कृषि, यानी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। आपका 7वां प्रश्न है, निम्न निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि, जो कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आदिकालीन निर्वाहक कृषि। इसी में कर्तन दहन कृषि का उपयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। तो इसी के साथ यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हम एक नए सिरे से अब मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।